28 अप्रैल 2026 को हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक अनाउंसमेंट करा था कि जितने भी लोग इस साल हज पे आ रहे हैं 2026 हज में, उन सारे लोगों को 10,000 रुपये एडिशनल देने पड़ेंगे, क्योंकि एविएशन फ्यूल का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है, जिससे फ्लाइट का फेयर बढ़ गया है। उसके वजह से 10,000 एडिशनल डिपॉजिट करने पड़ेंगे 15 मई तक। उसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस हुए, बहुत सारे अननेसेसरी आर्गुमेंट्स हुए और बहुत सारे र्यूमर्स भी फैलाए गए। तो आज के इस वीडियो में जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको मैं ये क्लियर कर दूं कि गाइडलाइन क्या बोलता है, प्रोसीजर क्या बोलता है, पॉलिसी क्या बोलता है। और कुछ लोगों ने जब इस बातों को एक र्यूमर्स की तरह फैलाया था, तो उसके पीछे का एजेंडा क्या हो सकता है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अपना ओपिनियन वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या ये सही तरीका है या नहीं है। तो आपका ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या गलत है और क्या सही है। ये एक ट्वीट है आपके स्क्रीन में जो इन्होंने ट्वीट करा था, जिसमें ये बताया गया था कि जो हज कमेटी है इस डिमांड कर रहे हैं एडिशनल 10,000 रुपये जो हज में जाने वाले लोग हैं एज ए डिफरेंशियल एयर फेयर, जो कि ऑलरेडी 90,000 कुछ रुपए जमा कर चुके हैं मुंबई से जद्दा के लिए, और ये डबल अमाउंट है इंडिविजुअल पैसेंजर के लिए। और ये भी इन्होंने सवाल पूछा था कि जो भी लोग हज पे जा रहे हैं, क्या उनके लिए ये पनिशमेंट है, क्या उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये सारी बातें इस ट्वीट में बताया गया था। कुछ सवाल है मेरे जो मैं अपने आप से ही पूछना चाहूँगा, उसका जवाब आप लोग मुझे देंगे कमेंट में। ओके, सबसे पहला सवाल मेरे लिए खुद के लिए यही रहता है जब मैं इस तरह के ट्वीट्स देखता हूँ उन सारे लोगों के तरफ से जो गलत समय पे गलत एक्शन लेते हैं। अब जब प्रोसीजर एंड पॉलिसी बनाया जाता है तो उसी समय आवाज़ उठानी चाहिए कि जो गाइडलाइन है, प्रोसीजर है, पॉलिसी है, वो गलत है, उसको बदलिए। ना कि जब उस पॉलिसी और प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट किया जाता है उस समय आवाज़ उठाना चाहिए। अब इस ट्वीट को ले लीजिए आप और ये जो मैं बात बता रहा हूँ उसको समझिए। ये हज कमेटी ने जो प्रोसीजर और पॉलिसी है ये 2025 में ही इन्होंने बना दिया था। जिस पॉलिसी का मैं बात कर रहा हूँ वो पॉलिसी है 10 जुलाई 2025 का। अब ये 10 जुलाई 2025 को ही जो पॉलिसी और प्रोसीजर है वो बना के पब्लिश कर दिया गया था। अगर ये पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी काम होता है तब आप और हम इसे गलत बोल सकते हैं। जब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तब उसे गलत बोलना मुझे नहीं लगता है सही होगा। तो अगर किसी को कुछ आवाज़ उठाना था या फिर किसी को कुछ गलत बोलना था तो इस समय बोलना चाहिए था जब हज पॉलिसी 2026 का ड्राफ्टिंग हो रहा था या फिर वो अनाउंस हुआ था। यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर दूं, मेरा कोई रिलीजियस रिमार्क इस पे नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है इस पे। बस मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी कहीं पे भी कोई सा भी सिचुएशन में अगर कोई गाइडलाइन आता है तो आप पहले इनिशियल पॉइंट को देखेंगे, बुक को देखेंगे, ना कि कोई किसी के बताए हुए तरीके से मिसगाइड हो जाएंगे। ओके, मेरे लिए ये पॉलिसी और प्रोसीजर एक हैंडबुक है जिसको मुझे पालन करना है। अब इस हैंडबुक में, इस पॉलिसी में अगर कोई बातें ऐसा लिखा हुआ है जो अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्सप्लॉइटेशन। उसको क्या बोला जाएगा, इलीगल इन्फोर्समेंट। लेकिन ऐसा मुझे इस पॉलिसी और प्रोसीजर में नहीं दिखा। पूरे वीडियोस में मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा इसी प्रोसीजर और पॉलिसी का, ताकि आपको समझ में आएगा। ये एक पॉलिसी है जो कि 10 जुलाई 2025 को पब्लिश हुआ था। उस पॉलिसी के कुछ पार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। उससे पहले एक और गाइडलाइन सर्कुलर पब्लिश किया गया था हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैंडल करता है, जिसके अंदर में आता है। और ये फ्लाइट टिकट्स बुकिंग करने का ऑप्शन जो पिलग्रिम हैं
जो लोग आते हैं हज के लिए उनको दिया गया था, 4 दिन का ओपन विंडो दिया गया था और बताया गया था अगर आप टिकट बुक करना चाहें तो बुक कर लीजिएगा। तो ये मैं आपको इसीलिए सर्कुलर दिखा रहा हूँ ताकि आपको अवेयर हो कि टिकट आप भी बुक कर सकते हैं अगर आप हज आते हैं, उसका भी प्रोसीजर में एक इंडिकेशन है। अब जिस सर्कुलर का मैंने बात करा है फेयर इंक्रीज का, वो ये सर्कुलर है 28 अप्रैल 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पब्लिश करा था। अब आप सोशल मीडिया में मेरे वीडियो से पहले बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आप मुझे लास्ट में बताइएगा क्या इस गाइडलाइन को किसी ने एक्सप्लेन किया या किसी ने रेफर करा, बस उठाया और बस लोगों को भड़काना चालू कर दिया। अब इस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ये सर्कुलर 28 अप्रैल को पब्लिश हुआ था और इसमें ये बताया गया है कि जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है उसका प्राइस बढ़ा है, जिससे एयर फेयर का प्राइस बढ़ गया है। और जो एयरलाइंस वाले हैं वो 400 पर अकाउंट पर एप्लीकेंट चार्ज कर रहे थे, लेकिन $100 जो कि लगभग 10,000 9,000 कुछ रुपए के करीब आता है, इन्होंने $100 लोगों को कहा है कि उनके अकाउंट में पे कर। $100 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन ट्वीट में $100 बताया गया था, जो लगभग 10,000 रुपए के करीब होता है डिफरेंशियल एयर फेयर, जो कि 15 मई तक पे करना है। कैसे पे कर सकते हैं उसका प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जब एक बार टिकट बुक हो गया, पेमेंट हो गया, तो इसके बाद भी क्या एडिशनल एयर फेयर चार्ज किया जा सकता है? नहीं कर सकते। उससे पहले आपको एक चीज समझना है कि जब इस तरह के ग्रुप में लोग जाते हैं तो मोस्टली ग्रुप फेयर पे जाते हैं, उस समय टिकट्स इंडिविजुअल पीएनआर पे परचेज नहीं करते हैं, ग्रुप पीएनआर पे परचेज करते हैं और डिपार्चर से कुछ दिन पहले ही ये पीएनआर कंफर्म होते हैं और फाइनल प्राइस एलोकेट होता है। ओके, तो इसीलिए ये फेयर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आया होगा। अब ये फेयर डिफरेंस आया तो क्यों ले रहे हैं, क्या ये एक्सप्लॉइटेशन है, वो देखेंगे। ये गाइडलाइन है जो मैंने आपको दिखाया था, जुलाई 2025 को पब्लिश किया गया था। अगर किसी को ये गाइडलाइन पे अगर प्रॉब्लम था तो उस समय ही राइज करना चाहिए था, वो सही टाइम था, ना कि जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा हो उस समय। ये गाइडलाइन है फॉर हज 2026, ये हिजरी में ईयर लिखा हुआ है 1447, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, हज कमेटी ऑफ इंडिया। अब इसमें कुछ एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे फ्लाइट टिकट्स नहीं है, ये सऊदी रियाल में लिखे गए हैं। और ये जो 2025 का एक एस्टिमेटेड फेयर जो एक्सपेंडिचर है ये बताया। ये नीचे में कुछ बातें लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ये जूम करके आप देख लीजिए। यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है इसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी एक्सपेंडिचर है अदर देन एयर फेयर, जो फ्लाइट जहाज का फेयर है वो किस पे है, वो सऊदी रियाल पे है, बाकी जो एयर फेयर है वो सऊदी रियाल में नहीं है। यहाँ पे 2025 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एज ए रेफरेंस 2025 के हज के समय का जो एक्सपेंडिचर था उसे बताया गया है। 2026 का जो भी होगा वो एट एक्चुअल होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सऊदी रियाल में होगा, बाकी सारे एक्सपेंडिचर, कौन सारे एक्सपेंडिचर ये होगा। ये मैं आपको जब बता रहा हूं तो आपको ये समझना है कि कोई कारण होगा उसका, आप ध्यान से सुनिएगा। ये सऊदी रियाल में है और ये सऊदी रियाल में नहीं है। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर सारे लिखे हुए हैं और एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एयर फेयर ऑन एक्चुअल। एयर फेयर ऑन एक्चुअल, एक्चुअल मतलब ये होता है कि जितना आपको लगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल। अब यहाँ पे ये फिक्स कर देना चाहिए इनको, ये गाइडलाइन में मुझे एक लूप होल भी लगा है कि गवर्नमेंट को एक मैक्सिमम एक्सपेंडिचर फिक्स कर देना चाहिए कि अगर 3 लाख रुपए मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है तो 3 लाख अगर 20,000 हो गया ओवरऑल एक्सपेंडिचर, तो 3 लाख ही जो लोग जाने वाले हैं हज पे उनको 3 लाख ही पे करना है। 3,20,000 हो गया तो 20,000 वो गवर्नमेंट बेयर करेगा। ऐसा कोई टॉलरेंस लिमिट सेट नहीं किया गया इसमें, तो ये गाइडलाइन में मुझे एक प्रॉब्लम लगा है। इसको ओपन एंडेड रखा गया है और ये कोई लिमिट नहीं है,
क्योंकि जब भी कोई जाता है तो पैसे का इंतजाम करता है, और पैसे का इंतजाम कितना करेगा, एक लिमिट होगा कि भाई उनको पता चले कि 3 लाख ही मेरे पास खर्च हो तो 3 लाख इंतजाम करेगा। अगर 3,70,000 लग गया और डिपार्चर से 10 दिन पहले बोल रहे हैं कि भाई मुझे और 70,000 रुपये और देना है, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे लगता है इसमें होना चाहिए। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बोला है कि जो भी एक्सपेंडिचर है वो जितना एक्चुअल होगा उतना अप्लाई किया जाएगा, और ये इसमें वेरी फॉर 2026। जो भी एक्सपेंडिचर दिखाया गया था वो 2025 का था एज ए रेफरेंस, और 2026 का जो भी एक्चुअल होगा वो एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं वो आप देख लीजिए। Actual airfare for Hajj 2026 will depend on the rates obtained through the bidding process। ठीक है, और एक दो बातें यहाँ पे देख लीजिए। In case of increase in the cost of arrangement due to charges in foreign exchange rate, अगर से सऊदी रियाल और इंडियन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसमें चेंज आता है तो वो भी आपको पे बेयर करना पड़ेगा एज एन पिलग्रिमेज। जो लोग आ रहे हैं सऊदी अरेबिया उनको बेयर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये चीज़ को ध्यान देने के लिए यहाँ पे जो जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सऊदी रियाल में है। कौन से एक्सपेंडिचर, ये सारे। और अगर सऊदी रियाल और आईएनआर में अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में अगर बढ़ता है वो, तो ये भी बढ़ेगा, और जो बढ़ेगा तो वो किनको देना पड़ेगा, जो लोग हज पे आ रहे हैं उनको देना पड़ेगा। ये सारी बातें पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो अगर कोई बढ़ा देता है फिर तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि एक्सप्लॉइटेशन है, क्योंकि ये तो पॉलिसी में लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, अब वो लोग जो हज पे आते हैं इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो नेता हैं जो ट्वीट करते हैं उनको तो पता है, तो उस समय जो पॉलिसी प्रोसीजर होता है उसी समय कमेंट करना चाहिए, ना कि इम्प्लीमेंटेशन करते समय। ओके, तो ये हो गया, ये जो आपका हो गया जो अरेंजमेंट्स हैं उनका अगर एक्सचेंज रेट से बढ़ता है तो वो पे करना पड़ेगा। अब ये कमेंसमेंट डेट है। अब ये डेट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ फ्लाइट्स के रेट्स भी चेक करे हैं। ओके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 18 अप्रैल से लोग पहला जो अराइवल है इंडिया से सऊदी जद्दा हज के लिए 18 अप्रैल को आना शुरू हुआ पहला फ्लाइट, और आखिरी अराइवल होगा 19 मई 2026 को। और जो डिपार्चर है वो 1 जून से शुरू होगा और 30 जून तक चालू होगा। ये है अराइवल फर्स्ट, अराइवल लास्ट, डिपार्चर फर्स्ट, डिपार्चर लास्ट। इन दौरान अगर किसी का फ्लाइट छूट जाता है वो हो जाता है, सबका डिटेल लिखा हुआ है प्रोसीजर में। अगर कोई किसी का डेथ हो जाता है तो उसका क्या अनदर वे का रिटर्न का टिकट का क्या रिफंडेबल है, किनको रिफंडेबल अलाउ है नहीं है, डिटेल में लिखा हुआ है ये सारे प्रोसीजर पॉलिसी में। ओके, और एक चीज इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका एक कैंसिल चेक माना जाता है। अब यहाँ पे ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि कई बार आप ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं और एयर फेयर का डिफरेंस अगर कम होता है तो वो आपको रिफंड किया जाता है। ऐसा ही नहीं कि ज़्यादा ही लिया जाता है। अगर आप कभी हज पे आए हैं और आपका अगर एयर फेयर रिफंड हुआ है, पहली बात, अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है और आप हज पे आए हैं, आपका कभी रिफंड हुआ है तो आप जरूर बताइएगा। तो इसीलिए ये जो कैंसिल चेक है वो मांगा जाता है, अकाउंट डिटेल भी मांगा जाता है, पासबुक का कॉपी भी मांगा जाता है। ओके, अब बहुत सारे और भी लोगों का र्यूमर है कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है उन्होंने बच्चों को अलाउ नहीं करा, आने दिया नहीं दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया था कि एक पॉलिसी प्रोसीजर है, उसको पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। और ये 1 साल पहले बना हुआ प्रोसीजर है, पहले से ही प्री डिफाइंड है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज ड्यू टू सऊदी गाइडलाइंस आर एक्सक्लूडेड। यहाँ पे ये जो पेज है इसमें एलिजिबिलिटी है और एक्सक्लूजन भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से लोगों को एक्सक्लूजन है। तो यहाँ 12 साल से कम उम्र के लोग भी एक्सक्लूडेड है। अगर बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी का कि भाई आज जन्म हुआ है, 1 दिन का बच्चा भी जा सकता है, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया भी बोलेगा कि भाई आप जा सकते हैं। ओके, तो ये एक हो गया। अब ये एक 23
23 मार्च 2026 का एक और सर्कुलर था जिसमें बताया गया था कि आपका जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो जमा कीजिए। यहाँ पे कुछ एयर फेयर लिखे हुए थे, ओके, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड चार्जेस, जैसे कि अहमदाबाद टू जद्दा, बेंगलोर टू जद्दा, ऐसे डेस्टिनेशन का लिखा हुआ था। मैंने रेंडमली आज वीडियो बनाने से पहले चेक किया कि क्या फ्लाइट का चार्जेस हो सकता है। जैसे कि दिल्ली टू जद्दा का अगर आप देखेंगे 12 मई को अराइवल और 3 जून को डिपार्चर, ऐसे मतलब बजटरी प्राइस मैंने इसका स्कैनर से देखा है, तो मिनिमम 83,719 आ रहा है और 99,567 आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो पहला वाला ट्वीट था उसमें ये बताया गया था कि डबल द इंडिविजुअल, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी जो फीस है वो बढ़ा हुआ है, ओके। वही आप अगर दूसरा अहमदाबाद तो जद्दा का देखेंगे तो मिनिमम 60 है और मैक्सिमम 172 है, वही दिन का जो 12 मई और 3 जून का। वही आप मुंबई टू जद्दा देखेंगे 12 मई और 3 जून का अराइवल और डिपार्चर का, तो मिनिमम है 62 एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 97,000 इंडियन रुपी। अब ये सारे जो मैंने आपको अभी डिटेल्स बताया है उसमें मुझे एक बात बताइए कि जब भी कोई गाइडलाइन पब्लिश होता है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो क्या हमें इम्प्लीमेंटेशन के समय में ये नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए, या फिर जब गाइडलाइन बनता है, ड्राफ्ट स्टेज में रहता है, उसी समय बोलना चाहिए कि ये गलत है? आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।